अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स A2 बड़े मजे का है जी। इसमें ना हमने बेसिकली नूर मिनाइल, हमने इस चैप्टर में सबसे बेसिक चीज ये है कि किस तरह हम मैथ्स को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्या चीज? मैथ्स को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा ज्यादा फोकस ना इस चैप्टर में इस चीज पे होगा, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इस पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर? बड़े मजे का चैप्टर है। इसके अलावा आइंस्टाइन की सबसे फेमस इक्वेशन जिसको हम E=mc² कह रहे हैं, इस पे इंशाल्लाह हम करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, फिशन रिएक्शन क्या है, फ्यूजन क्या है, हाफ लाइफ क्या है, डिके कांस्टेंट क्या है, एक्टिविटी क्या है। और इस चैप्टर से पहले आपको मैं इतना बताऊं, मैडम क्यूरी जो एक साइंटिस्ट थी, वो शी गॉट डाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको पता है ना क्यूरी फैमिली का ये द ओनली फैमिली इन नेचुरल साइंसेज जिसमें एक फैमिली के अंदर 5 नोबेल प्राइजेस हैं। मैडम क्यूरी गॉट आई थिंक 2 नोबेल प्राइजेस, उसके हस्बैंड के पास नोबेल प्राइज है, उनके फादर के पास नोबेल प्राइज है, ठीक है। तो रेडियोएक्टिविटी और एक्सरेज और इस तरह की इन्वेंशन बहुत ज़्यादा है। सो इस चैप्टर में सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 3 एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। इनकी मास और इनके चार्ज और इनके सिंबल्स पे बात करनी है जी। बताएं नूर। सर प्रोटॉन, वो माइक नहीं ऑन कर सकती उसके अभी। अच्छा आप बोलें मिनाइल। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव +1, ओके। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, ओके। सिंबल्स PNE। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम E-10B लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताएं कि इनकी मैसेज में कितना डिफरेंस है A2 में। हम तो AS में ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास को एक लेते थे, लेकिन यहाँ पे जरा देखो प्रोटॉन की मास कितनी दी हुई है, 1.673 × 10⁻27 गिवन होगी। और न्यूट्रॉन की मास 1.675। 675, थर्ड डेसिमल पे जाके इनमें डिफरेंस है। तो इस चैप्टर में तो पहली बात आपने याद रखनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास एक नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मास सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है 9.11, एग्जैक्ट मास तो 109 है, लेकिन 9.11 10⁻31 लेते हैं बेसिकली ये। अच्छा ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, कि प्रोटॉन भी एक यू है, न्यूट्रॉन भी एक यू है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक यू को डिवाइडेड बाय दिस है, मतलब ये आंसर आता है। व्हाट डज इट मीन, इसको जरा समझाता हूँ। देखो हम अगर ये बात कहते हैं मिनाइल कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक यू है, ठीक है। यू मीन लेट्स सपोज दिस इज अ यू, द सब एटॉमिक पार्टिकल, एक यू है, इसकी मास है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, सही है। अब अगर मिनाइल इस यू के पता है कितने पार्ट्स कर दे, 1/1840 अप्रोक्सीमेटली, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 0.0055 यूज। तो अगर ये वैल्यू आप यू की जगह पुट करो और ये डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम ये आना चाहिए। चेक करो मिनाली, आता है? एक सेकंड कैलकुलेटर निकाल। हाँ कैलकुलेटर निकालो। अगर तो ये नंबर आता है फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। 9.11 × 10⁻31, चेक करो ये नंबर आता है। ये एक यू है हमारे पास, ठीक है। यही आ रहा है। यही आ रहा है, गुड हो गया। अच्छा ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसकी मैसेज है, ठीक है। दैट्स व्हाई एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम एक यू कहते हैं, इसकी वैल्यू 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम। ये दुनिया में एक स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट है। सारी मैसेज इससे कंपेयर होती है। फॉर एग्जांपल, चलो फॉर एग्जांपल आन कह रहा है कॉल में। चलो जी। अच्छा ये 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम आ गया। उस्मान आवाज आ रही है? जी सर, आ रही, मेरी आ रही। शहजादी किधर बिजी हो, लगता है आजकल इफ्तारियां चल रही हैं। हाँ क्या चक्कर? हाँ आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन
0 है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। मास उनके लिखे हुए प्रोटॉन 1.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 और न्यूट्रॉन का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है 1.675 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 और इलेक्ट्रॉन का 9.109 इंटू 10 रेज़ टू पावर अच्छा, यानी मिनाइल ये कहना चाह रही है उस्मान, क्या इस चैप्टर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उनकी मास को हम एग्जैक्टली सेम लेंगे? नहीं नहीं लेंगे। थर्ड डेसिमल पे जाके देखो डिफरेंस है, इसमें 5 है ये देखो और इसमें 3 है। ये आपको गिवन होगा, लेकिन आपने याद रखना है एस की तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास सेम नहीं लेनी। चार्जेस आपको आते हैं, मैंने मास की वजह से टेबल दिखाया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं, मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ यहाँ पे उस्मान। हमारे पास ना 3 किस्म के पार्टिकल्स है, उनकी आपने मास बतानी है। मास इन यूज, मास इन यूज, ठीक है। अच्छा, पहला पार्टिकल प्रोटॉन्स, बोलो कितने यूज लूं? अगला पार्टिकल है अल्फा, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ चलो, प्रोटॉन कितने यूज लूं? प्रोटॉन 1 यू ले लूं? ठीक है। अच्छा, अब 1 यू है ना, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपने लेना है तो वो बनेगा 1, चलो अभी अप्रोक्सीमेट वो गिवन होगा उसमें, लेकिन अभी हम 1 यू ही लेते हैं। अल्फा की मास कितने यूज लें? 4 यू। और इलेक्ट्रॉन की मास 1 यू को किस पे डिवाइड करें? 1.6 into 10 to minus 19। नहीं, 1/18 14। अच्छा, एक यू की वैल्यू कितनी लेंगे? 1 6 into 10 to minus 27। -27 किलोग्राम। अब इससे ये होगा कि आपको मिनाइल पेपर में प्रोटॉन, अल्फा, इलेक्ट्रॉन इनकी मास का मसला ही नहीं रहेगा। अच्छा, इवन अगर बीटा नेगेटिव आ जाए या फिर बीटा पॉजिटिव आ जाए, सो यू विल गेट द सेम मास, जो सेम मास है 1 यू डिवाइडेड बाय 1840। अच्छा मिनाइल, अभी आपने जब 1 यू को 1840 पे डिवाइड किया है, तो क्या इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, इनकी मास ये आई है कि नहीं आई? 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। देखें ये आती कि नहीं आती? आई थी ना? या इसका मतलब है कि अब आपको मैथ्स में मसला नहीं होना चाहिए, मैथ्स पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हम जब आगे इक्वेशन यूज करेंगे ना, E इक्वल्स टू mc², तो इसमें हमें मैसेज यू में पुट करनी है, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब तक आपको मैथ्स वाली चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी तो आप इस चैप्टर में आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं जी। अच्छा जी, हाँ, अब कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस है ना, उसमें 2 बातें होती हैं। कोई भी न्यूक्लियर एक्शन है ना, उसमें 2 बातें होती हैं। उस्मान बताओ क्या? नंबर 1 कि वो रैंडम होता है। चलो, रैंडम और स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस सिखाओ, शाबाश। क्या डिफरेंस है रैंडम और स्पॉन्टेनियस में? बोले, ये रैंडम लिखा हुआ है और स्पॉन्टेनियस है। आप बताओ उस्मान, व्हाट इज रैंडम नेचर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन? सर ये इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि हर न्यूक्लियस है वो कैसे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियस बेसिकली डिकम्पोज हो रहा है, डिके हो रहा है, रेडिएशन छोड़ रहा है। मिनाइल कहती है सर मैं रूम में गई, वहां से रेडिएशन आ रही थी सर। मैंने कहा अच्छा मिनाइल, कहाँ से रेडिएशन आ रही थी? मिनाइल ने कहा सर ये एक वहां पे सैंपल था, ठीक है, ये ब्लू वाला, इससे रेडिएशन आ रही थी। तो मैंने कहा कैन यू एग्जैक्टली प्रिडिक्ट विच एटम इज गोइंग टू डिके? नहीं सर, उस सैंपल के अंदर से रेडिएशन आ रही थी, बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट विच न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिके। कौन सा न्यूक्लियस टूट रहा है, मिनाइल को ये बात नहीं पता। लाइक मिनाइल, जिस तरह हम किसी कॉलेज के बाहर से जाते हैं, स्कूल के बाहर से ना, तो वी हियर लाउड नॉइज स्कूल के अंदर से, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते विच चाइल्ड स्पीकिंग। आई समझ? ये है रैंडम नेचर। ये क्या है? रैंडम। रैंडम नेचर। और स्पॉन्टेनियस क्या होता है उस्मान? स्पॉन्टेनियस क्या होता है उस्मान? अगर एक चीज की हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का मतलब ये है कि अगर एक चीज ने लेट्स सपोज 20 मिनट्स में आधा होना है, ठीक है, एक, आपको पता है ना रेडियो एक्टिव सैंपल रेडिएशन एमिट कर करके एक टाइम आता है कि वो हाफ हो जाता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, ठीक है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी इनिशियली मास 100 ग्राम्स है,
या वो किसी मशीन पे 100 काउंट्स पर सेकंड दिखा रहा है। देखो ये रेडियो एक्टिव सैंपल है मिनाइल, ये रेडिएशन छोड़ रहा है, और मिनाइल के पास यहाँ पे एक डिटेक्टर है। क्या चीज़ है? सर डिटेक्टर जी। तो नूर पूछ रही है कि हाफ लाइफ पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। हाफ लाइफ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ? नहीं नहीं नहीं, एक्सपोनेंशियल डिके है वो। आगे मैं आता हूँ इंशाल्लाह, उस पर एक्सपोनेंशियल डिके इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं लगता। अच्छा अब मिनाइल देखो, ये एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जो मिनाइल कहती सारी अल्फा या फिर बीटा या फिर गामा रेडिएशन इमिट कर रहा है। सही है। अब इस चीज की अगर हाफ लाइफ है, लेट्स सपोज 20 मिनट्स, इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, मैं खुद से 20 मिनट ले रहा हूँ। अच्छा, तो इट मीन्स के 20 मिनट के बाद इस सैंपल को कितनी काउंट्स छोड़ने चाहिए? 50 काउंट्स पर सेकेंड। अगले 20 मिनट्स के बाद फिर कितने छोड़ने चाहिए मिनाइल? 25 काउंट्स पर सेकेंड। ठीक है। यानी अब जो डिटेक्टर है, जो हमने इधर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रीडिंग ड्रॉप हो रही है। अब आपको मैं जरा स्पॉन्टेनियस का मतलब समझाता हूँ। अगर एक दफा नूर को मिनाइल को ये बात समझ आ गई 20 मिनट उसकी हाफ लाइफ का टाइम है, अब नो मैटर कि टेम्परेचर हाई हो या लो, नो मैटर प्रेशर हाई हो या लो, नो मैटर कि रेडिएटर सैंपल का सरफेस एरिया हायर हो या लो, ये फैक्टर्स हाफ लाइफ को कुछ भी नहीं कर सकते। ये फैक्टर से हाफ लाइफ को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिके कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिके कर्व is not affected by, half life is not affected by these factors। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया। इस नेचर को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। यानी मिनाइल कोई भी टेम्परेचर, ऐसे नहीं कि टेम्परेचर हाई करेंगे तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ज्यादा रेडिएशन शो करेगा, ऐसा नहीं है। मिनाइल कहती है सरफेस एरिया ज्यादा करेंगे तो रेडिएशन ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो जाए, किसी भी टेम्परेचर पे आ जाए, आप इस चीज को चेंज ही नहीं कर सकते। किस चीज को? आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी टेम्परेचर ले लें, कोई भी प्रेशर ले लें, कोई भी सरफेस एरिया ले लें बच्चों, आप स्पॉन्टेनियस नेचर का मतलब ये है कि डिके कर्व ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हाफ लाइफ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, half life always remains constant. It is not affected by any external factors like temperature, pressure, surface area। अब मिनाइल समझ आई? जी। यानी किसी भी चीज की जो हाफ लाइफ है या एक चीज की जो एक्टिविटी है, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो रेडिएशन छोड़ रहा है ना, वो उसकी एक्टिविटी है। ठीक है। वो टेम्परेचर हाई या लो करने से कुछ नहीं होता, सरफेस एरिया से, प्रेशर से, इससे इफेक्ट नहीं होती। तो स्पॉन्टेनियस नेचर का मतलब ये कि हाफ लाइफ या फिर एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय उस्मान क्या होगा? एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आप ले लें, लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, लाइक सरफेस एरिया, इससे उसकी हाफ लाइफ पे किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखे हाफ लाइफ or activity of a radioactive substance is not affected by any external factors like temperature, pressure, surface area। इसको हम कहते हैं कौन सी नेचर? स्पॉन्टेनियस नेचर। समझ आई? समझ आ गई मिनाइल? जी जी। आगे अब आपके करने का काम आएगा, अभी थोड़ा सा लेसन जरा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आगे जाके। अच्छा, रैंडम नेचर की कहते हैं, रैंडम नेचर की आइडेंटिटी बताएं जी। अगर ये रैंडम हुआ तो ग्राफ के ऊपर फ्लक्चुएशंस होंगी, मतलब आपका ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा। ये ग्राफ है ना, आपका ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा यूं। ये रैंडम नेचर है। क्या चीज है? रैंडम। ठीक है, समझ आई? और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ग्राफ की शेप सेम रहेगी, जो मर्जी हो जाए, शेप डू नॉट चेंज एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर। टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया किसी ग्राफ की शेप को चेंज नहीं कर सकते न्यूक्लियर फिजिक्स में। यस, केमिस्ट्री टीचर टोल्ड यू कि टेम्परेचर हाई करने से पार्टिकल है मोर काइनेटिक एनर्जी। याद है ना वो कोलिजन थ्योरी? यस। फिजिक्स में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसे होता तो फिर तो एक मसला है ना, फिर तो रशिया में एटम बम अगर हम मारे तो वो बम भी ना फटे। रशिया में बहुत ज्यादा कोल्ड वो होता है, स्नो होती है ना बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो इसका मतलब ये है कि
कोई भी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस उधर नहीं हो सकता टेम्परेचर लो होने से। या पाकिस्तान में K2 या माउंट एवरेस्ट पे अगर हम कोई रेडियो एक्टिविटी का कोई एक्टिविटी करें तो वो बिल्कुल लो हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे पाकिस्तान में मुल्तान में हो, सिबी में हो, लाड़काना में हो, या स्कर्दू में हो, या गिलगित में हो, जो मर्जी टेम्परेचर हो, जो मर्जी सरफेस एरिया हो, जो मर्जी प्रेशर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हाफ लाइफ के ऊपर, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, शेप ग्राफ की शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं जी अल्फा डिके और बीटा डिके के ऊपर। अब चलें बताएं, कौन बताएगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा में कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है? शाबाश। अल्फा में कितने प्रोटॉन्स है? 2। सो अल्फा कंटेन बेसिकली ये ब्लू वाले प्रोटॉन्स है, तो कितने प्रोटॉन्स हो गए? 2 प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन्स। दैट्स व्हाई अल्फा रिजेंबल विद द हीलियम न्यूक्लियस। सो कहने से अल्फा 2 4 लिख के, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स है उस्मान, और 2 ही क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स कंबाइनली 4, इट मेक्स व्हाट? अल्फा पार्टिकल। ये क्लियर हो गया? अब उस्मान मिनाल बताएं ना, अगर एक एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल आउट हो गया तो क्या होगा? लाइक ये यूरेनियम है, इसमें से अल्फा पार्टिकल आउट हो गया, भाग गया, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? देखो सर -4 और -2। हाँ मिनाइल, कितने -2 होगा नीचे एटॉमिक नंबर, और मास नंबर -4। ये क्लियर है? अल्फा डिके से एटॉमिक नंबर -2 और बीटा मास नंबर -4। लेकिन अगर हम बीटा डिके पे आ जाएं, बीटा डिके पे, यस, अच्छा, बीटा डिके 2 किस्म के होते हैं। एक बीटा डिके ऐसे है जिसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और एक बीटा डिके ऐसे है जिसमें एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। इसके लिए मैं आपको ये सिखाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलें, ये देखें, हमारे पास एक रिएक्शन है, उस्मान कहता है कि सर, ओहो इसको मूव करता हूँ, ये ले, चलें, अच्छा, ये देखें, हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, इसमें मास नंबर 23 है, बल्कि आइसोटोप ले लेते हैं, 24 और 11 है। उस्मान अगर इसमें से बीटा पार्टिकल आउट हो जाए, बीटा नेगेटिव मिनाइल आउट हो गया है, अब हमारे पास एक न्यू एलिमेंट Y बनेगा और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। अभी आपने इसकी फिक्र नहीं करनी, ये A2 में इट हैज नथिंग टू डू, A2 में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इधर आए, इधर क्या नंबर्स आएंगे? सोचें बीटा डिके से क्या होगा? 24 ऐसे ही होगा। यस, ऊपर 24 रहेगा। वेरी वेल डन मिनाइल, माशाल्लाह, गुड। और नीचे 12, रियली गुड। इसका मतलब ये है कि आपको ये बात समझ आ गई है कि बीटा के डिके होने से +1 होगा, कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर। उस्मान, ये बात ठीक होगी कि बीटा डिके होने से एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा होगा? श्योर, ठीक है ना? ओके, नूर को पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन ये कि मैं कोशिश तो करूं। अच्छा, अब मुझे बताएं, वैसे एक मसला है अब, ओ माय गॉड, ये लुक एट दिस वाई तो अगर किसी को मैग्नीशियम का वो याद हो, इसका मतलब ये है कि आपने बीटा डिके करके सोडियम को मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर दिया है, सोडियम को मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर दिया है। इट मींस बीटा डिके होने से एटॉमिक नंबर चेंज होता है और एटम ही पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन है उस्मान कि अगर लेट्स सपोज उस्मान कहते हैं एक एलिमेंट एक्स है, इधर ए है और इधर जी है, उस्मान कहते हैं सर सपोज करें इधर 7 बीटा पार्टिकल निकल गए, कितने? 7। तो मुझे बताएं इधर वाई पे क्या आएगा? सोचें, एटॉमिक नंबर ए, सॉरी गलत कर दिया, एटॉमिक नंबर नीचे, इधर ये जेड है और ऊपर ए है। अब आप सोचें जेड में ऐड होगा या माइनस होगा? हाँ, जेड में कितना ऐड होगा? +7, और मैथ नंबर 0। सेम, गुड, वेरी वेल डन। इसका मतलब ये हुआ कि एक बीटा के आउट होने से एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा, तो 7 से 7 हो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब अगला बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होगा? अगर एग्जामिनर कहता है यही एक्स है, इधर जी है और इधर ए है, राइट, अगर हमारे पास बीटा पॉजिटिव आउट हो गया किसी चीज से, लेट्स सपोज 3 बीटा पॉजिटिव आउट हो गए, अब बताएं वाई में इधर इधर क्या आएगा?
याद रखो बीटा पॉजिटिव डिके होने से, हाँ बीटा पॉजिटिव से -1 और वो आइसोटोप्स बन जाएंगे उसके एलिमेंट्स के। हाँ बिल्कुल आइसोटोप बन जाएंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, अब डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे Z में से कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, और मैथ नंबर सेम रहेगा। सिंपल सी बात ये है नूर कि बीटा दो तरह के डिके आपने इस चैप्टर में याद रखने हैं। एक डिके है बीटा नेगेटिव डिके और एक है बीटा पॉजिटिव डिके। बताओ किस में एटॉमिक नंबर कम होता है? इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, एटॉमिक नंबर Z इंक्रीजेस बाय +1, और इसमें Z यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिक्रीजेस बाय 1। ठीक हो गया, चलो ये भी आपको समझ आ गया माशाल्लाह, डिके भी समझ आ गया। अच्छा अब बताएं जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट एनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल्स, दे आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि किसी भी चीज को कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल मेरा आपसे सवाल है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं। चलें कैसे कन्वर्ट करूं, इनटू 6 इंटू, शाबाश बोलो, 1.6 into 10 raised to power -19। -19, वेरी वेल डन। इससे हमारा आंसर जूल्स में आ जाएगा। सो व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इनटू जूल, तो आपने काम करना है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ, ई के साथ, ठीक है। अब चलें उस्मान, अगला सवाल, 50 नैनो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। 50 नैनो जूल्स को, नैनो मींस 10 पावर -9, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। डिवाइड करो मल्टीप्लाई, नो डिवाइड 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब आपका आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो समरी क्या हुई इसकी कन्वर्जन की, कि जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाना है किस में, जूल्स में, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे ई के साथ, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो डिवाइड करेंगे ई के साथ, ठीक है, क्लियर। और ई की वैल्यू कितनी होगी, ये 1.6 10 पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। अब आते हैं जी असल रिलेशन पे, बाइंडिंग एनर्जी क्या है और बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं। उस्मान यू कैन हेल्प मी, मिनाइल, चलिए जी बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन क्या है। एक इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने, E इज इक्वल टू क्या था, M, उस्मान क्या था, c²। 1905 में इस इक्वेशन ने दुनिया में तहलका मचाया, इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जिसने ये प्रूव किया कि किस तरह मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एस्टिमेटेड वैल्यू बताई एनर्जी की, कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मिनाइल यहाँ पे करेगी, अच्छा तो 1 किलोग्राम हो गया इधर, और c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, सो मिनाइल कैन कन्वर्ट एनी मैटर इनटू एनर्जी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर टेक्निकल प्रोसीजर है, लेकिन इक्वेशन कंफर्म आपको डेटा बताती है कि किस तरह से कितनी एनर्जी आपको मिलेगी अगर आप 1 किलोग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिनाइल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन। लेकिन अब बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, उस्मान सोचो, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, मुझे बताएं। अगर हमारे पास एक यूरेनियम है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, पहले ये बताएं मुझे। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, शाबाश। यानी 92 92 प्रोटॉन्स हैं, 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर ओहो 140 148 3 3 है शायद, 1 हम्म, इतने ही है। 148
जी अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन मैं सिर्फ इन दो की बात करूंगा अभी। इन दो को मैं न्यूक्लियंस कह सकता हूँ। किन दो को? प्रोटॉन न्यूक्लियंस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। अब मुझे बताएं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास पूरा न्यूक्लियस है, सही है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लू ब्लू वाले हैं, ये मैं कहता हूँ चले प्रोटॉन्स हैं। क्या है? प्रोटॉन्स हैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं, ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ये, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ब्लैक वाले और प्रोटॉन्स हैं ब्लू वाले, आखिर किसी फोर्स ने इनको बाउंड करके रखा हुआ है, बाइंड करके रखा है, नहीं रखा? रखा हुआ है ना। अच्छा, अब मिनाइल चाहती है कि सर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अलग हो जाएं। एक मिनट, ये दो ये सेपरेट हो जाएं। क्या हो जाएं? सेपरेट। यानी मिनाइल को पता है कि 92 प्रोटॉन्स हैं और प्लस उस्मान कितना 143 न्यूट्रॉन्स है। ये आपस में बाइंड होके एक न्यूक्लियस के अंदर है कि नहीं है? ठीक है। अब नूर करे कुछ ऐसा करे कि इनको अलग कर दे मिनाइल, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी नहीं होगी? होगी। होगी। इसका मतलब ये कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि इन न्यूक्लियंस को सेपरेट कर लें, तो उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है। सो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी की? बोले मिनिमम, शाबाश, बोले बोले मिनिमम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द गुड, प्रोटॉन्स वेरी वेल डन। मिनिमम एनर्जी, हाँ, रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू सेपरेट किसको? न्यूट्रॉन। न्यूक्लियंस ओके। न्यूक्लियंस फ्रॉम अ पॉइंट टू इंफिनिटी, फ्रॉम अ पॉइंट टू इंफिनिटी। पॉइंट टू इंफिनिटी। infinity. This is known as binding energy. Such that they have no attractive forces. हाँ हाँ, समझे इतना ना? दूर कर ले उस्मान की बात ये है कि नो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहे, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये है न्यूक्लियस को टीयर ऑफ करके इतना दूर ले जाएं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना रहे, कोई अट्रैक्टिव फोर्स ना रहे। और पूछ रही है न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? क्या? न्यूक्लियस हाँ ना, इसलिए। बस बिल्कुल सही कह रही है, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब एक मसला है। अब मिनाइल सोचती है कि सर आपने कितने आराम से मुझे ये बात समझा दी कि बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन मसला ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ मसला है। चलो हम एक काम करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम यूरेनियम पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम। पूछिए अनस्टेबल होने की वजह से वांटेड जनरेट रेडिएशन। रेडिएशन नहीं, रेडिएशन तो आप रेडिएटिव सब्सटेंस को आप चाहे अलग करें ना करें, वो ऑटोमेटिकली रेडिएट करेगा। अगर आप यूरेनियम को कमरे में छोड़ दें, जब तक यूरेनियम लेड के चैम्बर में बंद नहीं है ना, तो उसकी रेडिएशन तो आएंगी। देखो, रेडिएटिव सब्सटेंस होते ही क्या हैं जो नेचुरली अल्फा बीटा गामा एमिट करते हैं, ठीक है। हाँ तो सर वो यही पूछे ना, ये अनस्टेबल होने की वजह से हो जाएगा क्या? नहीं, वो अनस्टेबल नाम भी है तब भी एनर्जी रेडिएट करेगा। ओके। रेडिएटिव सब्सटेंस ऑलवेज एमिट एनर्जी। अच्छा, अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम एक काम करते हैं। मिनाइल, हमने इस इक्वेशन से बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है उस्मान, E इक्वल्स टू चेंज इन M इनटू C स्क्वायर। अब उस्मान बताओ, चेंज इन M के लिए हम एक काम करेंगे। हम ये करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं। प्रोटॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने, और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएं। 92 क्या हो गए प्रोटॉन्स और 143 क्या हो गए न्यूट्रॉन्स। डन हो गया। अब मिनाइल, सबसे पहले आपने काम करना है चेंज इन M निकालने। क्या निकालने? चेंज इन एम। उस्मान बताओ ना, हेल्प करो, चेंज इन M कैसे निकालें? उस्मान फैन ऑन हो गया, माइक को जरा ठीक करो। हाँ, चेंज इन M में क्या करें, सबसे पहले हम 92 इंटू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने 143 इंटू न्यूट्रॉन। इसमें से मिनाइल हम एक काम करेंगे, जो यूरेनियम का वो होगा मास नंबर यूज में गिवन होगा, उसको माइनस करेंगे।
कैसे, मैं आपको भी टेबल दिखाता हूँ। हमें मिनाइल यहाँ पे प्रोटॉन के भी यूज गिवन होंगे, हमें न्यूट्रॉन के भी यूज गिवन होंगे, हमें यू की वैल्यू गिवन होगी टेबल में। आपको टेबल दिखाता हूँ, प्रोटॉन के भी यूज गिवन होंगे, न्यूट्रॉन के भी यूज गिवन होंगे, और इवन यूरेनियम 235 ये भी गिवन होंगे टेबल में। उस टेबल को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं टेबल आपको दिखाता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के यूज किधर गिवन है। लुक एट दिस टेबल, ये देखें, यूरेनियम वाली एग्जांपल ये है ना, यूरेनियम वाली है इसमें, यस है। लुक एट दिस, जरा गौर से देखना मिनाइल, लुक एट द न्यूट्रॉन के यूज गिवन है ना जी। अच्छा, इसके अलावा प्रोटॉन की यूज किसी और टेबल में देखता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, प्रोटॉन की यूज भी है कि नहीं है? ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यूज पिक कर लेते हैं। चलिए, प्रोटॉन की याद रखना उस्मान आप, और नूर मिनाइल आपने न्यूट्रॉन की याद रखनी है। चलो उस्मान, प्रोटॉन की यूज कितने हैं इधर देखो टेबल में, ये प्रोटॉन के हैं और ये न्यूट्रॉन्स के हैं। 1.00863 वो न्यूट्रॉन के, और उस्मान आप 728। आप जरा बोलो मुझे जो आपने याद किए, बोलो। 92 इंटू 1.00728। और मिनाइल आपके 1.00863। ये लो, ये मिनाइल मैंने क्या किया, ये आपने यूज लगा, यू की वैल्यू लगा दी। गुड, लेकिन 92 प्रोटॉन थे यूरेनियम के अंदर ना, और 143 न्यूट्रॉन से, ये हो गया माइनस माइनस। अब यूरेनियम 235 की यूज देखते हैं टेबल में कितने हैं। ये था यूरेनियम 235, लुक एट दिस, 235.123। यस, 235.123। अब ये मैं इधर लगाता हूँ। चलो अब नाउ योर टर्न, 1 2 3। चलो शाबाश, अब कैलकुलेटर लाओ, आराम से सॉल्व करो। नाउ यू विल एंजॉय दिस सेशन, बिकॉज अब आपको थोड़ा खुद भी सॉल्व करना है, ठीक है? ठीक है। चलो इससे चेंज इन मैथ में यूज निकाल के दिखाओ। चेंज इन मैथ कितने यूज आएगी, मुझे सिर्फ ये बताना है आपने। और मजे की बात ये, उस्मान और मिनाइल और नूर का आंसर मैच करना चाहिए। ये आंसर यू में आएगा। अच्छा, आई कैन वेट। ये मैंने यू कॉमन लिया हो। अच्छा, टेबल से हमने जितनी वैल्यूज पिक की है ना, ये यूज में थी, यानी 1.00863 यू था। यू मैंने कॉमन ले ली सब में। 1.780885। उस्मान कहते हैं 1.780885। नूर आप भी चेक करें, ये बहुत जरूरी है मिनाइल, अगर ये सेम ना है तो मसला होगा फिर आपके लिए। ये सेम आ रहा है। गुड हो गया जी, ये यूज की वैल्यू आ गई, डेल्टा एम आ गया, ठीक है। और ये हमने किया क्या था कि हमने प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के यूज और जो ओवरऑल था आइटम उसके यूज को माइनस किया, ठीक है, ताकि हमें चेंज इन एम मिले। अब इस चेंज इन एम के आंसर को हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर। ये चेंज इन मास नीचे ले आओ, लेकिन अब साथ में U की जगह वो वैल्यू लगाएंगे 1 पॉइंट क्या था, ये तो आ गया ना, ठीक है। अब उस्मान इधर U था ना, U की जगह मिनाइल क्या करेंगे, 1.66, 67 था, 67 था, इंटू 10 पावर -27। ये एक U की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, यू की। एक U की वैल्यू है, ठीक है। और इसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो सॉल्व करो, यहां से बाइंडिंग एनर्जी आपको मिल जाएगी जाउल्स में। करें शाबाश। उस्मान आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी इस चैप्टर की वो हो जाएगी रिवीजन, ठीक है। और मेरे ख्याल से बाद में यूट्यूब पर देखे या रिकॉर्डेड भी, और प्रॉपर टाइम निकाल के अगर इस लेसन को देखे तो उसको सही समझ आ जाएगा। 2.68 into 10 raised to power -10
2.68 into 10 पावर -10 सही हो गया उस्मान। देखो ये आंसर बनता है। कंफर्म करना जरूरी है उस्मान। ये बाइंडिंग एनर्जी का आंसर आ गया यूरेनियम का। ये टोटल यूरेनियम की न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ये, ठीक है, और एटॉमिक नंबर आ गया उस्मान। गुड मिनाइल, गुड कैलकुलेशन माशाल्लाह। अब आपने एक काम करना है, इस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ यूरेनियम करना है, क्योंकि एग्जामिनर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी मांगता है। क्या मांगता है? लेकिन एक काम करें, सबसे पहले इस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, बिकॉज मोस्टली आपसे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगता है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे किसके साथ? सर 1.67 into 10 raised to power 9 -19। और किसको? ये जो नंबर आया एनर्जी का जो आंसर है उसको। हाँ तो कर दिया ना। अच्छा आंसर बोलो। -29 नहीं आ रहा। 1 पॉइंट क्या आ रहा है? 1.67 into 10 power -29। मेरा पावर 9 फिर क्यों आ रहा है? सब नहीं वेट उस्मान, उस्मान आप गलत कर रहे हो। सर मिनाल मेरा के ठीक है। 1 मिनाल आप बोलो। पावर 9 आ रहा है मेरा। हाँ पावर 9 है सर, पावर 9 है। 1.67 10 पावर -9। नहीं। अच्छा, ये आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द यूरेनियम आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब इसको चेंज करना है उसमें पर न्यूक्लियन पे जाना है। किस पे जाना है? पर। तो आपको अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मांगे तो अब अपने इस नंबर को मास नंबर पे डिवाइड मार देना है। ये जो आंसर आया ना एनर्जी का, ये आंसर, इस आंसर को यहां से उस पर डिवाइड मार देना है। डिवाइडेड बाय 235। 7.12 into 10 power 6। कितना? 7.13 into 10 power 6। 7.13 into 10 raised to the power 6। वेरी वेल डन। ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई है यूरेनियम के न्यूक्लियस की। आप समझ आया मिनाइल? सो उस्मान आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मिनाइल आप जरा समराइज करो इसको, शाबाश। स्टेप क्या था? सो वर्क मैथ्स को छोड़ो, नंबर को, सिर्फ तरीका क्या था? हाउ टू यूज दिस इक्वेशन इफेक्टिवली। इस इक्वेशन को कैसे यूज किया है? पहले हम लोगों ने चेंज इन मास निकाला है। इस तरह कि हमने जो हमारे प्रोटॉन नंबर है उसको इनटू यू प्लस न्यूट्रॉन के नंबर्स इनटू यू। वेरी गुड। तो ओवरऑल यू जो है उस एलिमेंट का हमारे पास आ गया चेंज इन मास। फिर वो इक्वेशन में पुट किया, लेकिन यू को साथ मल्टीप्लाई जरूर करना है मास का गुड जो है, और इनटू स्पीड ऑफ लाइट कर दिया। हमारे पास ये आ गया। फिर हमने उसको जूल से कन्वर्ट कर दिया उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर हमने पर न्यूक्लियन के लिए हमने उसको मास से डिवाइड कर दिया। वेरी वेल डन। उस्मान माइक्रोफोन बिल्ट इन यूज करो आईफोन का या एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो? नहीं वो आज एयरपोर्ट्स दूसरे लगे हैं ना उनका। हाँ ना यार, एयरपॉड को उतारो यार, इतनी दबी हुई आवाज आ रही है आपकी। इस एयरपॉड को उतारो। खैर कमरे में ओपन आवाज आ जाए तो हम कोई उसकी बातें तो नहीं कर रहे। एयरपॉड छोड़ो। एयरपॉड के अलावा फोन को पास रखो, फिर सही होगा। गुड। अच्छा, अब ये बाइंडिंग एनर्जी हमने पर न्यूक्लियन निकाल दी। अब मिनाइल पूरे रिएक्शन की एनर्जी रिलीज सिखाता हूँ बस, ठीक है। इतना भी हो जाए ना यार, ये हाफ चैप्टर आज हो जाए ना, हाफ कल हो जाएगा। लंबा है वैसे ये भी, लेकिन ये कि मेडिकल की तरह लंबा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हाफ तो हो जाएगा आज, हाफ से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, हाउ टू अप्लाई। मैं अभी E इक्वल्स टू mc² अप्लाई करूंगा, चेंज इन मास इनटू c²। सर अब ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ऑन। अब ये उस्मान मेरी हेल्प करेगा, ठीक है इसमें। अच्छा उस्मान, आपने क्या करना है, अब एक न्यूक्लियर रिएक्शन में दूंगा, इसके ऊपर इस इक्वेशन को हमने अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस्मान, आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो चेंज इन m है, ठीक है,
इसके दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक है मास डिफेक्ट और एक है मास एक्सेस। उस्मान आप बताओ ये क्या होता है? एक है मास डिफेक्ट। सर जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? हाँ, सपोज करें हमारे पास अगर इक्वेशन है उस्मान A प्लस B गिव्स यू C प्लस D। अब उस्मान हम कहते हैं A प्लस B की टोटल मास है मिनाइल 100 ग्राम, लेकिन C प्लस D की टोटल मास है 98 ग्राम। ये मास डिफेक्ट टू एक्सेस हुआ? सर मास डिफेक्ट। हाँ, तो हम करेंगे चेंज इन मास निकालने के लिए, हम करेंगे हमेशा हमने एक काम करना है, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मिनाइल टोटल हमने प्रोडक्ट की मास माइनस टोटल हमने रिएक्टेंट की मास को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो 98 माइनस 100 आंसर आ गया -2 ग्राम। तो -2 ग्राम हमारे पास क्या आ गया? मास डिफेक्ट। क्या आ गया? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। ठीक है सर आई तो थिंक नूर के जो मास वो होता है डिफेक्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्या एनर्जी में? यस, शी इज राइट। अब मिनाइल ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी है ना, 2 ग्राम आ गया। अब मिनाइल क्या करेगी, इसको E इक्वल्स टू MC स्क्वायर में, नूर इज राइट, चेंज इन मास को यहाँ पे पुट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास इस रिएक्शन की जो ओवरऑल एनर्जी है ना वो आ जाएगी। अब मास देखो 2 × 10⁻³ है, लेकिन ये माइनस है ना, तो C3 × 10⁻8 का स्क्वायर। ये आप जब आंसर लोगे ना, ये जो एनर्जी आएगी नेगेटिव, ये वो एनर्जी इन जूल रिलीज हो गई है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो मास डिफेक्ट में हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये सारे एक बार रिपीट कर देंगे। हाँ उस्मान तुम रिपीट करो, चलो शाबाश जी। उस्मान ओवर टू यू। उस्मान चलो स्टार्ट करो, शाबाश। जी सर। अब मिनाइल कह रही है मास डिफेक्ट से एनर्जी कैसे निकाली, एक दफा रिपीट करें, शाबाश। अगर हमारे पास रिएक्टेंट है A प्लस B को C प्लस D, शाबाश। सर बाइंडिंग एनर्जी? नहीं, देखो एक रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी निकालते कैसे है ना, तो मैंने लेट्स सपोज खुद से एग्जांपल लिए कि A और B मिलके C प्लस D बनते हैं। अब आगे बताओ क्या होगा? A और B की कंबाइंड मास कितनी है? सर 100 ग्राम होगी, और C और D की कंबाइंड अगर 98 हुई है तो जो 2 ग्राम था वो मास डिफेक्ट हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस साइन का मतलब है मास डिफेक्ट है या एक्सेस है? डिफेक्ट हुआ सर। मास डिफेक्ट हो गया है, गुड। अच्छा, अब इस मास डिफेक्ट से हमने क्या करना है? E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ये हमारे पास जो मेन इक्वेशन है E इक्वल्स टू MC, इसको यूज कर दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ है? ये जो उसके बाद आंसर, बाइंडिंग एनर्जी आ गई ना हमारे पास। अच्छा ये, अच्छा नहीं इस्मान, ये इक्वेशन की एनर्जी रिलीज, इसको बाइंडिंग नहीं कहते ना। बाइंडिंग एनर्जी एक एटम का कॉन्सेप्ट है। ये पूरी सर तो इक्वेशन, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का ही है, लेकिन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर की दो एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन ये है कि किसी एटम की या किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालना, जो मैंने आपको सिखाया है। दूसरा ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, जैसे A प्लस B गिव्स यू C प्लस D, तो इसमें जो ओवरऑल आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है तो वो ये है। अब देखते हैं मिनाइल, इस डमी इक्वेशन को मैं अब रियल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। मैंने A प्लस B C प्लस D खुद से लिया है ना, अब असल में पेपर में इक्वेशन कैसे होती है, लुक एट दिस। अब मिनाइल हमें एग्जामिनर कहेगा इस इक्वेशन की एनर्जी रिलीज निकालें जी, चले इस इक्वेशन की एनर्जी रिलीज निकालें। सबसे पहले तो मिनाइल मुझे बताएं कि इधर x की वैल्यू कितनी होगी। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को देख के उस्मान जरा आइडिया लगाओ x की वैल्यू कितनी है। जरा इक्वेशन और बड़ी करता हूँ। सर ये मैं बताता हूँ। हमारा और किसी चीज से कोई काम नहीं है, बस इस इक्वेशन से मतलब है। ठीक है सर 6 नहीं नहीं थोड़े मिनाइल, इलेक्ट्रॉन तो आउट हुआ है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मिनाइल एक बात याद रखना, एक दफा अगर इलेक्ट्रॉन या बीटा नेगेटिव आउट होता है तो एटॉमिक नंबर में एक ज्यादा होता है। आप चेक करो इन दोनों के एटॉमिक नंबर कितना बनते हैं टोटल, राइट साइड पे 99 बनता है। सर और 7 इधर कितना है? 92। जी तो मुझे बताएं 92 से 97 कैसे हो गया?
-2 है। तो इसका मतलब 7 पार्टिकल्स आउट हुए हैं, तो एक्स की वैल्यू 7 है। एक्स की वैल्यू, तो मिनाइल एक्स की वैल्यू कितनी है? अच्छा सही सही समझ आ गया। ओके 7 बीटा पार्टिकल आउट हुए हैं, कितने? 7। अच्छा, अब उस्मान इस इक्वेशन को अप्लाई करेगा यहाँ पे E इक्वल टू mc स्क्वायर को, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं उस्मान, E इक्वल्स टू मिनाइल चेंज इन मास इनटू c स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको, देखें जरा गौर से उस्मान, जरा रिएक्टेंट की पहले यूज निकालें टोटल, पहले रिएक्टेंट की यू निकालें और फिर प्रोडक्ट की। मिनाइल रिएक्टेंट की यू निकालने लगे, ठीक है, रिएक्टेंट की टोटल यूज, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे मिनाइल, प्रोडक्ट की यूज निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। चलो रिएक्टेंट पे आओ मिनाइल, इस रिएक्शन में देखो कौन कौन से रिएक्टेंट है। दो है, एक दो, हाँ, गुड। कौन कौन से? और एक न्यूट्रॉन। गुड। एक हमारे पास यूरेनियम है ये, और एक हमारे पास न्यूट्रॉन, तो ये येलो वाले रिएक्टेंट हो गए। और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? बाकी सारे MO, एक लेथेनम, न्यूट्रॉन और 7 बीटा पार्टिकल, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने रिएक्टेंट में सिर्फ येलो वाले को देखना है, तो इसलिए मैं इसको येलो हाईलाइट करता हूँ कि येलो वाले सिर्फ देखने हैं। अच्छा चलो, अब बताओ रिएक्टेंट में येलो वाले देखो जरा। हाँ जी। यूरेनियम है ना, तो टेबल में यूरेनियम की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 235.123। वेरी वेल डन, ये हो गया। प्लस प्लस 1.008 न्यूट्रॉन का 1.863। अब 1.00863 इसको ऐड करो तो रिएक्टेंट के यूज आ जाएंगे। कितने यूज बनते हैं उस्मान देखो। बस इस रिएक्शन के बाद क्लास को वाइंड अप करूंगा, बस आधा कल होगा इंशाल्लाह, चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट के यूज कितने हो गए? 254.13। असल में ये चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, अब आपके पास दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने का टाइम नहीं आ गया। अच्छा, तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको आराम से रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ। सो ये हमारे पास आगे जी रिएक्टेंट के यूज। अब उस्मान हेल्प मी इन फाइंडिंग प्रोडक्ट की यूज। नूर कर रही होगी सॉल्व शायद। हाँ, प्रोडक्ट की यूज उस्मान। मिनाइल आप इस तरह से देखो, MO प्लस लेथेनम के प्लस न्यूट्रॉन्स के प्लस 7 into E के। ओके पहले MO के बताएं उस्मान कितने? 94.945। ये MO के हो गए, ठीक है। और प्लस आगे हैं लेथेनम के, तो लेथेनम के देखते हैं कितने हैं। लेथेनम के बनते हैं 138.955 प्लस एक और भी है न्यूट्रॉन्स के, 2 into न्यूट्रॉन कितने हैं 1.00863 प्लस आखिर में 7 into इलेक्ट्रॉन के 5.49। ये लो। अब ये जो मैंने जितनी 3 चीजें लिखी है ना, ये हमारे पास बेसिकली ग्रीन कलर से शेड करो, ये प्रोडक्ट के यूज है। किसके? सर ये आ गया 234.91। एक ये है प्रोडक्ट में, एक ये वाला था, एक ये है और एक ये। इन चारों को ऐड करें कितना बना? सर 234.91। ओ नहीं सॉरी ठहरे, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया उसको। 233.9। 233.9 यूज सही है। पता नहीं, देख लें। उस्मान कर रहे ना प्रोडक्ट्स, और ये हो गए रिएक्टेंट के। हाँ देखो उस्मान, सर ये 235.9। 235.9 श्योर देखना यार, गलती ना हो उसमें मसला होगा। 235.9 मिनाइल आप दोबारा। रिएक्टेंट का भी आंसर डिफरेंट है।
तो ठीक है ना, डिफरेंट। अच्छा क्या हाँ। बनेगा रिएक्टेंट का? नूर कुछ बोल रही थी अभी। बोलो। नूर क्या बोल रही थी? ऐड करो ना मिनाइल, क्या बनता है रिएक्टेंट का? मेरा तो आ रहा है 236। सर 236 हाँ 1.13 आंसर है। ये रिएक्टेंट का हो गया, तो प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का यही है। यही होगा, मैंने कुछ गलत किया होगा। वेट, चलो कोई बात नहीं, ये रिएक्टेंट का हो गया और प्रोडक्ट का यही है। ठीक है जी, प्रोडक्ट को मैं ग्रीन से कर देता हूँ। सही है जी। चलो अब मुझे बताएं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के यूज आ गए। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं उस इक्वेशन के ऊपर। सबसे पहले हम चेंज इन मैथ निकालते हैं, चेंज इन मैथ। अब बताएं हमने क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रिएक्टेंट। चलिए प्रोडक्ट कितना है? सर 230। -27.23 आंसर आता है। अच्छा सुन एक मिनट, बोलो। -27.23। तो ये बन गया -27.23। मिनाइल ये हमारे पास यूज में डिफरेंस आ गया इस पूरी इक्वेशन का। ठीक है, आ गया ना, चेंज नाम आ गया जी। अब इसको मैं पुट करूंगा किस इक्वेशन में, बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन में। चलो अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चेंज इन मास इनटू सी का स्क्वायर था ना, इक्वल टू ई। यहां से हमें एनर्जी पता चल जाएगी। चलो इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो जॉउल्स में। सर इसको हम वो नहीं करेंगे इनटू कन्वर्ट नहीं करना है करेंगे? ना, कन्वर्ट करना है ना, 1.67 10 पर -27 लगाना है ना चेंज इन मास में। यू की जगह हमने लगाना है 1.67 10 पर -27। ठीक है मिनाइल? सर ये 4.06 इंटू 10 पर -9। 4.06 इंटू 10 पावर -9। ये हमारे पास इस रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी रिलीज आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह। ये इस रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी चेंज मैथ चेंज इन मास ले रही था ना, नहीं सी स्क्वायर से 0.2 समथिंग आया मेरा। सर 0.2 है। हाँ, क्या ये चेंज इन एनर्जी का आंसर से नहीं सही? 0.23 है। चेंज इन मैथ 0.23 है। चलो उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो करो ना, क्या आंसर बनता है? सी सर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। 3.3 इंटू 10 पर -11। सर सही है, -3.3 आ रहा है। ओवर रिलीज हुई है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों, इस रिएक्शन में 3.3 इंटू 10 पावर माइनस, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन आ गया 3.3 इंटू 10 पावर -11। और ये हमने निकाला है E इक्वल टू चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर से। ठीक है, ये हमने इससे निकाला है। क्लियर होगा मिनाइल? यस। सो आज के लिए इनफ है कि हमने माशाल्लाह, अब इसमें मैं प्रेजेंटेशन आपको पूरी भेज दूंगा, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, आगे बहुत से वो क्वेश्चन है। ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं आपको एक्टिविटी डिके कांस्टेंट कराऊंगा, इंशाल्लाह आपका लेसन खत्म हो जाएगा। ये कल भी हाँ में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो इट हैज बीन फाउंड कि प्रोडक्ट की मास स्लाइटली हायर हो सकती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, लेकिन फिर उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी फ्रॉम सराउंडिंग, इसमें रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अच्छा समझ आया मिनाइल आज का लेसन? अच्छा मजे की बात ये, कहीं से मसला हो कुछ हो, ये यूट्यूब पे रिकॉर्डेड चला जाएगा, आप उस पर दोबारा देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, सही है। कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे तकरीबन 11:45 के करीब में आऊंगा और ये मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। लिटरली आपका 8 से 9 मार्क का क्वेश्चन पक्का है। जी जी, मंडे को टेस्ट है। मैं अभी बच्चों से पूछ के बता देता हूँ। ओके। ठीक है, सही है। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। देखो बेशक क्लास लेट हो, लेकिन क्लास क्वालिटी की होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।